बच्चों, 12वीं लेखाशास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज का जो प्रकरण है ख्याति मूल्यांकन की विधियां जारी, अर्थात पिछले वीडियो में भी हमने ख्याति मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन किया था। अब उसके बाद वाली विधि अर्थात भारित औसत लाभ विधि हम यहाँ लेकर उपस्थित हैं। तो आइए हम आगे की विधियों का अध्ययन करें। बच्चों, औसत लाभ विधि का जो दूसरा वेरिएंट है भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, आखिर इस मेथड का उपयोग कब हम करते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है प्रयोग की शर्तें। यदि लाभों में प्रवृत्ति दिखे, कहने का मतलब व्यवसाय का जो परिणाम है, लाभ है, वह लगातार बढ़ रहा हो अथवा घट रहा हो, उसमें एक ट्रेंड दिखे, तब हम भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग करना उपयुक्त समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम इसमें वेट देने का काम करते हैं। भारांक, भारांक कैसे दिया जाए? वैसे तो प्रायः प्रश्नों में भारांक दिया ही रहता है, किंतु अगर न दिया जाए प्रश्न में तो आप भी भारांक दे सकते हैं। भारांक आरोही क्रम से देते हैं, अर्थात पहले वर्ष को 1 और बाद वाले वर्षों को अधिक अंक हम देते हैं। ठीक है, जैसे प्रथम वर्ष को 1, द्वितीय को 2, तृतीय को 3, चतुर्थ को 4, पंचम वर्ष को 5, इस तरीके से हम आरोही क्रम से भारांक देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों इसके बारे में विशेषता इसकी कि कैसे कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे भारांक देंगे। अब हम इसके स्टेप्स में जानेंगे कि इस विधि से ख्याति को मूल्यांकित करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा। तो यहाँ पर हमने 4 स्टेप बताया है। पहला, लाभ हानि को समायोजित करिए। ठीक है, सबसे पहले लाभ या हानि को यदि कोई समायोजन है तो उसे समायोजित कर लेना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा है वेटेड प्रॉफिट ज्ञात करना। बच्चे, प्रॉफिट जब हम समायोजित कर लेंगे तो भारांक की सहायता से सॉरी वेटेड प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, हमें उसका एवरेज निकालना होगा, वेटेड एवरेज ज्ञात करना होगा, और लास्ट में गुडविल का सूत्र रख करके हमें गुडविल का मूल्य निकाल लेना चाहिए। तो ये 4 स्टेप का हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लाभ हानि का समायोजन। बच्चों, लाभ हानि का समायोजन कैसे किया जाए, यह आप इसके पहले वाली विधि, इस औसत लाभ विधि का जो पहला वेरिएंट था वो सरल औसत लाभ विधि था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। जैसे समायोजन वहाँ किया जाता है वही समायोजन यहाँ भी करते हैं, इसके लिए कोई नई विधि नहीं है। तो हम अब वेटेड प्रॉफिट ज्ञात करने की ओर बढ़ते हैं कि स्टेप 2 को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टेप 2 को देखें। तो बच्चों, इसके स्टेप्स को समझने के लिए हमने 4 स्टेप बताया था आपको। सबसे पहला स्टेप था लाभ को समायोजित करना। लाभ को समायोजित करने का तरीका हम लोग पहली विधि सरल औसत लाभ विधि में समझ चुके हैं, उसको उसी तरह से करेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपने निकाल लिया पहले स्टेप में। अब उस एडजस्टेड प्रॉफिट से उसके वेट का हम गुणा कर देंगे तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है तीसरा स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एवरेज कर देना है इस प्रॉफिट का। ठीक है, तो आप इन सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लीजिए, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स जितने भी वर्षों का है उसको जोड़ लीजिए, लाभ हो या हानि हो, जैसी भी स्थिति हो, हानि एडजस्ट हो जाएगी उसमें, और सम ऑफ वेट्स से डिवाइड कर दीजिए उसको। सम ऑफ वेट, जिसको आप जितना वेट दिए होंगे उस वेट का टोटल कर लीजिए और उस संख्या से हम भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। और चौथा स्टेप जो फाइनल स्टेप है गुडविल निकालने का, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस स्टेप 3 में जो आप प्रॉफिट निकालोगे वो रख लो, फिर मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय के वर्ष हमेशा प्रश्न में दिया जाता है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आप फर्म की गुडविल प्राप्त कर लोगे। ठीक
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे स्टेप इस तरीके से फॉलो होंगे। आइए एक प्रश्न लें और फिर इस मेथड को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझने के लिए प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। आइए पढ़ लेते हैं। S&P कंपनी की पिछले 4 वर्षों के परिणाम निम्नवत हैं। 4 वर्षों का परिणाम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ वर्ष है, यहाँ लाभ है। 2012, 13, 14, 15। 2012 का लाभ 24,000, 13 का लाभ 32,000, 14 का लाभ 36,000 और 2015 का लाभ 43,000 बच्चों। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न में जो लाभ दिया हुआ है वह एक बढ़ते हुए क्रम में है। प्रति वर्ष लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी लाभों में एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है, और यह भारित औसत लाभ विधि से इस प्रश्न को के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालना उपयुक्त होगा, ऐसा पहले भी बताया गया। वर्ष 13 में 2013 के लाभों में 5,000 रुपये विनियोगों की आय है। 2013 के लाभों में 5,000 रुपये विनियोगों की आय है, अर्थात विनियोगों की आय इसमें शामिल है, यह बात प्रश्न कह रहा है। भारित औसत के 3 वर्षों के क्रय, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है, या पहले भी जान चुके हैं। 3 वर्षों का क्रय जो लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दिया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 वर्षों का क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। भार भी आपको दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हल करके देखें कि कैसे ये हल होता है। सबसे पहले ईयर है, हम ईयर नोट कर लेंगे यहाँ। 2012, 2013, 2014 और 2015, ये हमारे 4 वर्ष हैं। प्रॉफिट का कॉलम 24,000, पहला प्रॉफिट है 24,000, दूसरा प्रॉफिट है 32,000, तीसरा प्रॉफिट है 36,000 और चौथा लास्ट प्रॉफिट है 43,000। ये हमारा प्रॉफिट है। अब एडजस्टमेंट देखेंगे बच्चों। एडजस्टमेंट केवल 1 वर्ष में है, 2013 में, यहाँ पर है 2013 में है, और कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें कौन सा एडजस्टमेंट है? 5,000 रुपया विनियोगों की आय है। ये बात आप समझ रहे होंगे, पहले भी ये आ चुका है कि विनियोगों की आय से लाभ बढ़ जाता है, यानी 2013 का लाभ बढ़ा हुआ है। अब हम उसको घटाएंगे क्योंकि हमें व्यावसायिक लाभ चाहिए, विनियोगों की आय वाला लाभ नहीं चाहिए, इसलिए इसको घटाएंगे। तो माइनस का 5,000 यहाँ पर हम 2013 के लाभों में से कर देंगे। माइनस भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी लगा सकते हो। बाकी में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपने ये एडजस्टमेंट फिलअप कर लिया। अब आप एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना हो गया, ये एडजस्टेड प्रॉफिट वाला कॉलम है। ठीक है बच्चों, तो ये 24 का 24 ही रहेगा। ये 32 में से 5 गया, 27,000 हो जाएगा। यहाँ 36 का 36 ही रहेगा, और यहाँ 43 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ भी 43 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये वेट है। वेट दिया हुआ है प्रश्न में 1, 2, 3 और 4, ये हमने लिख लिया जैसा प्रश्न में है इसके अनुसार। अब वेटेड प्रॉफिट, आपने इसका सूत्र पहले पढ़ा है, हमने इसके पहले सूत्र बताया है कि वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है। जो भी प्रॉफिट आया है एडजस्टेड प्रॉफिट, उसमें हम वेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा वेटेड आ जाता है। तो 24 में 1 का करेंगे तो 24,000 ही आएगा। 27 × 2 54,000 आएगा। 36 × 3 1,08,000 आएगा। 43 × 4 1,72,000 रुपया आएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे 172, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इस टेबल में साफ साफ लिख दिया गया और साफ साफ गणनाएं भी आ गई हैं। ठीक है, अब आपने वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया है। अब आपको एवरेज करना होगा। अगली जो
प्रोसेस है। तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। आप इसका वेट का टोटल बनाइए, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये वेट का टोटल हो गया बच्चों। वेटेड प्रॉफिट को भी जोड़ लेंगे, तो 4 4 8 8 16 2 18 के 8, 18 के 8, हाथ लगा 1, 5 2 7 1 8, 8 7 15 के 5, हाथ लगा 1 2 1 3, 3,58,000 ये हुआ बच्चों। ये 4 वर्षों का वेटेड प्रॉफिट है, 3,58,000 आपने जोड़ लिया। वेट का भी टोटल करते हैं, क्योंकि एवरेज निकालने में हमें सम ऑफ वेट चाहिए, तो यहीं पर हम टोटल कर लेंगे। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है, जो तीसरा स्टेप होगा, वो एवरेज का होगा। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेप बच्चों इस टेबल की सहायता से ही पूरा हो गया। ठीक है, जैसे पहला स्टेप क्या था, एडजस्ट करना होता था, आपने एडजस्टेड कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, वेट का मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट ज्ञात करना था। तो आपने इस टेबल के माध्यम से बहुत ही सुंदरतापूर्वक आपने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम तीसरा स्टेप हम देखेंगे, जो वेटेड प्रॉफिट का एवरेज निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आइए वेटेड का एवरेज निकालें। अब हमें इस प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसमें से 3 वर्षों का क्रय लेना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा करके जगह खाली कर रहे हैं। बच्चों जगह बन गई है। अब आप अगला स्टेप एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट कर लीजिए, अपॉन सम ऑफ वेट। ठीक बच्चों, तो ये हमारा टोटल है 358,000। देख लीजिए, वेटेड प्रॉफिट 358 है और वेट का सम है 10। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,800। ये हमारा एवरेज आया, वेटेड एवरेज आ गया। ठीक है बच्चों, तो तीसरा स्टेप हमने पूरा कर लिया और फाइनल स्टेप जो गुडविल का मूल्य निकालना होता है उसको अब देखें। तो हम फाइनल स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, गुडविल GW ही लिख दे रहे हैं। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, वेटेड एवरेज। ये जो एवरेज है 35,800, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का हम मल्टीप्लाई करते हैं। सूत्र भैया आप देख चुके हैं पहले। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना था, 3 था, 3 वर्षों का क्रय था। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 35 या 1,05,000 हुआ, 8 या 2400, तो 1,07,400 रुपये कुल आ रहा है। और यही फिगर इस फर्म की ख्याति का गुडविल होगा। 1,07,400 फर्म की ख्याति का मूल्य आ गया है। ठीक है, तो आपने देखा एक प्रश्न की सहायता से यह विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई, ऐसा हम समझते हैं। बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन की दूसरी विधि का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। बच्चों, ये आखिर अधिलाभ विधि का जन्म कैसे हुआ, किस आवश्यकता के कारण हुआ, आइए इस पर विचार करते हैं। आपने परिभाषाओं में ये सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि ख्याति जो है अतिरिक्त लाभ को अर्जन करने की एक योग्यता है, एक शक्ति है। ख्याति एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो हमें ग्राहकों को हमारे पास खींच कर लाती है और हमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अर्न करने में मदद करती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ख्याति अतिरिक्त लाभ को अर्जित करने की योग्यता है, तो हम पूरे लाभ के बराबर हम ख्याति का मूल्य क्यों चुकाएं। बस इसी विचार के कारण इस दूसरी विधि का जन्म हुआ बच्चों। ठीक है, तो इस विधि में हम कैसे निकालते हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं, आइए उस पर चर्चा करें। इसमें सबसे पहले बच्चों एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, जैसा कि पूर्व की विधि में किया जाता था। ठीक है, एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना होता है। ठीक है, हर व्यवसाय का एक औसत लाभ होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक एस्टिमेट होता है, अनुमानित लाभ होता है, हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। इसका हम सूत्र बताएंगे अभी बाद में। उसके बाद इन दोनों की सहायता से सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप है गुडविल का मूल्य। ठीक है बच्चों, ये 4 स्टेप से हम यहाँ पर ख्याति की गणना करेंगे। आइए हर स्टेप को डिटेल में समझें। हाँ तो बच्चों, हम स्टेप्स को क्लियर कर दें आपको। ये 4 स्टेप में हमें गणना करनी है। पहला स्टेप आप पूर्व की भांति करेंगे जैसा पहले की विधियों में बताया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेप कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बच्चों? आइए यहाँ पर देख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नियोजित पूंजी। सभी संपत्तियों को आप ले लीजिए, लेकिन उसमें से गुडविल, बनावटी संपत्ति और जो गैर व्यापारिक विनियोग हैं उनको निकाल दीजिए। ठीक है, तो सारे एसेट्स को ले लेंगे, इनको छोड़ करके, और इस मूल्य में से आउटसाइड लायबिलिटी को घटा देंगे, बाहरी दायित्वों को आप घटा देंगे, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यह एक दूसरा सूत्र भी यहाँ पर मैंने लिखा है कि पूंजी में आप फ्री रिजर्व को जोड़ दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। जैसी भी स्थिति हो हम इसको यहाँ से कर लेंगे। अब उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बच्चों? बच्चों, हर व्यवसाय में ये अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यवसाय में इतने % का प्रॉफिट तो निश्चित ही होगा। बस नॉर्मली जितना प्रॉफिट होना चाहिए उसी को हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रायः प्रश्न में दिया रहता है। ठीक है बच्चों, तो इससे के आधार पर आप जो है स्टेप 2 को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्टेप 3 को देखेंगे। तो स्टेप 3 क्या है? सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना। आइए स्टेप 3 को हम यहाँ देख लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं। स्टेप 3, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये आप एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल दीजिए। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो कॉलम 1 में है, स्टेप 1 में है, ये स्टेप 1 है, और इसमें से यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ निकला है? स्टेप 2 निकला है। ये चीज़ 1 में से 2 को घटा दीजिए, आपका सुपर प्रॉफिट बच्चों आ जाएगा। तो आपने कॉलम 3 भी तैयार कर लिया। स्टेप 3 पूरा हुआ। अब स्टेप 4 जो लास्ट है, गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप पूर्व परिचित हैं। सुपर प्रॉफिट जो आपका स्टेप 3 में निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्म की गुडविल सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस विधि से प्रश्न हल करना जो है अब हमें आसान हो जाएगा। आइए देखें कोई प्रश्न। तो बच्चों, एक सरल से प्रश्न से आपको ये अदला विधि समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न एकदम आसान सा है, पहले आसान प्रश्न को लें। आइए पढ़ते हैं। एक फर्म की पूंजी 50,000 रुपये है तथा 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। बच्चों, प्रश्न में कह रहा है कि फर्म की पूंजी 50,000 रुपये है और वह फर्म 10% लाभ कमाने की आशा रखती है। यही हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और यह पूंजी जो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यदि फर्म का वास्तविक औसत लाभ 9,000 हो, वास्तव में फर्म 9,000 का औसत लाभ कमाती है, तो ख्याति की गणना सुपर प्रॉफिट अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो 9,000 रुपये हमारा वास्तविक लाभ हो गया और ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय यानी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। आइए इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बच्चों, औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट चाहिए हमें। वो हमें ज्ञात नहीं करना है, वो प्रश्न में दिया हुआ है। इस प्रश्न में दिया हुआ है वास्तविक औसत लाभ 9,000, हम यहीं से ले लेंगे। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें।
जो हमारा दूसरा स्टेप है वो नॉर्मल प्रॉफिट का है। हमने सूत्र बताया था आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। आइए कर लें। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इस प्रश्न में 50,000 रुपये है और नॉर्मल रेट है 10%, तो 10/100 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा कितना, आप इसको कटा लीजिए, 5,000 रुपये आ जाएगा। ये हमारा 5,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप में सुपर प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों। आपका स्टेप 3 जो है सुपर प्रॉफिट है। आप वहाँ फार्मूले में देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा 9,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 आएगा। यह 4,000, ये जो 4,000 है यही हमारा सुपर प्रॉफिट है। ये हम तीसरे स्टेप पर पहुंच गए। अब जो चौथा स्टेप है वो हमारा गुडविल का है। तो गुडविल कैसे निकालते हैं? फार्मूला में आपने देखा है कि सुपर प्रॉफिट में क्रय के वर्षों की मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, 4,000 है और क्रय का वर्ष 3 वर्षों का क्रय है बच्चों, तो 3 का हम गुणा कर देंगे इसमें जैसा सूत्र कहता है, तो 12,000 रुपये हमारा आया। यही हमारे फर्म की ख्याति होगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न से आपको बहुत ही सरलतापूर्वक अधिलाभ विधि को समझने में मदद मिली है। ठीक है, और भी हम प्रश्न लेंगे लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।